आप सभी को नमस्कार। आज हम भाषा पर चर्चा करने वाले हैं और भाषा में भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा है क्या। भाषा से अभिप्राय है कि भाषा वह साधन है हम जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। मतलब भाषा एक साधन है और ऐसा साधन जिसके माध्यम से हम दिन प्रतिदिन विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों को इधर उधर करते हैं और उन विचारों के माध्यम से हम कुछ नया सीखते हैं। तो भाषा जो है एक साधन है और उससे मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर लोगों तक सरलता के माध्यम से स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ अपनी बातों को पहुंचाता है। और जो भाषा है वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। भाषा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि वह समाज की उपज है। क्योंकि मनुष्य यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी सीखता है यहीं से सीखता है। यहीं से बोलना, यहीं से बात करना, यहीं से शब्दों में सुधार, सारी चीज़ें यहीं से सीखता है। तो यह शब्दों से तो बनती है पर उसी पर ख़त्म नहीं होती। जो भाषा है वो शब्दों से तो बनेगी पर उस पर ख़त्म नहीं होती है। यो तो भाषा को हम दो रूपों में स्पष्टता व्यक्त करते हैं, लिखकर अथवा बोलकर, परंतु सांकेतिक भाषा का भी अपना महत्व हुआ करता है। यह सांकेतिक रूप कई रूपों में हमारे सामने आता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे विभिन्न रंगों का संकेत, विभिन्न रंगों से संकेत कर। ट्रैफिक चौराहे पर लाल और हरे रंगों द्वारा खासकर बातें कही जाती हैं। यानी कि ट्रैफिक चौराहों पर आप देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो सड़कों पर जो बत्तियां हैं, उनसे लाल रंग ठहरने का और हरा रंग आगे बढ़ने का की तरफ इशारा करता है। अस्पतालों में भी रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी तरह विभिन्न अधिकारियों की गाड़ियों में भी रंगीन बल्बों द्वारा खास तरह के सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब ध्वनि संकेत एक प्रकार का संकेत ही है, जैसे भारी लट्ठों या वजनी सामानों को उठाने या धकेलने में ध्वनि संकेत दिखता है। जैसे सायरन की आवाज़, भोपू की आवाज़, स्कूलों में घंटी की आवाज़, अग्निशामक यंत्रों की आवाज़। इसी तरह मवेशियों या पक्षियों को कुछ कहने या समझाने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे जानवरों को या फिर अन्य पक्षियों को, कुत्तों को। यह ध्वनि संकेत शब्दों या वाक्यों में दर्शाए नहीं जा सकते, परंतु इनका महत्व तो होता ही है। अगर महत्व ना हो तो इसे समझा कैसे जा सके, लोगों को बताया कैसे जा सके। फिर आंगिक संकेत। आंगिक संकेत क्या है कि विभिन्न अवसरों पर हम अपने विभिन्न अंगों जैसे मुख, नाक, आँख, हाथ, ऊँट, गर्दन, उंगली आदि द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त से अवगत होते हैं। इन आंगिक संकेतों के कारण ही भाषा में अंगों से संबंधित मुहावरों का प्रयोग होता है। हाँ, यह सच है कि एक ही संकेत विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करता है, परंतु इतना भर से इस माध्यम को महत्वहीन मान लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। मतलब इसे महत्वहीन मान लेना, जैसे सांकेतिक भाषा को महत्वहीन मान लेना, ये उचित नहीं है। दूसरा तर्क यह भी है कि लिखित या मौखिक कोई शब्द ही भिन्न स्थानों पर भिन्नार्थ प्रकट नहीं करता। एक उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, अब काटे शब्द का प्रयोग, जैसे उसका वेतन काट लिया गया, बिल्ली रास्ता काट गई। ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्दों, एक शब्द का विभिन्न जगहों पर प्रयोग होता है। तो भाषा एक साधन है और जिस साधन से मनुष्य अपने विचारों को, अपने अंतर मानसिक, उसके मन में उठने वाले विचारों को, भौतिक साधन यानी कि भाषा एक भौतिक साधन है, अंदर के विचारों को वह भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये भाषा है और भाषा के माध्यम से मनुष्यों को, जीवधारियों को, सभी को सिखाया जाता है, सभी को ज्ञान दिया जाता है, सभी को पढ़ाया जाता है। और ये जो भाषा है वो मनुष्य यहीं पर सीखता है बोलना,
सारी क्रियाकलापों को यहाँ पर सीखता है। फिर भाषा के प्रकार क्या हैं? तो भाषा के प्रकार 3 हैं। अभी जैसे हमने बात की, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, लेख के माध्यम से। मौखिक भाषा बोल करके, जैसे हम बोल रहे हैं, ये भी एक प्रकार की भाषा है जिस माध्यम से हम अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष पहुंचा रहे हैं बोल करके। और अगर आप पेन या पेंसिल से इसको लिख लेते हैं तो वो लिखित भाषा है। तो भाषा के 3 रूप हैं, जिसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रूप माने गए हैं, एक लिखित और एक मौखिक। क्योंकि मौखिक जो बोला जाता है लिखित, और उसी को जो लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा अभी आपने पढ़ी कि संकेत के कई माध्यम होते हैं। जैसे कोई चीज़ है संकेत की तो वहाँ पर सटीक बैठती है, कहीं कहीं पर वो सटीक नहीं बैठती। इसलिए संकेत की भाषा को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है जितना कि लिखित और मौखिक भाषा को माना गया है। भाषा जो है वो हमारी योग्यता अयोग्यता भी सिद्ध करती है। जहाँ अच्छी और संतुलित भाषा हमें सम्मान दिलाती है, वहीं अशुद्ध और फूहड़ भाषा हमें अपमानित भी करती है। अगर समाज में हम कुछ अच्छी पैठ बनानी है तो हमें भाषा में परिवर्तन करना होगा, भाषा सही करनी होगी। फिर भाषा के सुधार के लिए कुछ बातें बताई गई हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले पॉइंट्स में कुछ बातें बताई जा रही हैं। अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लें तो हमारी आने वाली पीढ़ी एक समुचित और उचित भाषा का प्रयोग करेगी, जिससे हमारे समाज में हमारी हिंदी भाषा का बहुत ही महत्व होगा। तो हम क्या करें? सबसे पहला है कि हम छोटी छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें, बहुत ही आसानी से दृष्टि रखें और उस पर ध्यान दें और उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। जहाँ कहीं भी हो अपनी भाषाई सीमा का विस्तार करें, यानी कि अपनी भाषा को बढ़ाएं। दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें और उससे भी सीखें, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा पर विशेष ध्यान दें। इससे हमारी जो भाषा है वो और भी प्रबल होती चली जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है, खासकर बच्चों की भाषा पर विशेष ध्यान दें। बच्चे जो बोलते हैं उस पर विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका भाषा का वातावरण अच्छा तैयार होगा, एक समुचित वातावरण तैयार होगा, और जिस वातावरण के माध्यम से हमारी भाषा और भी अच्छी भाषा बन जाएगी और जिसका देश विदेश में अपना अलग महत्व होगा। अगला पॉइंट तीसरा गा है, सदा अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें। जब अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो उन पुस्तकों के माध्यम से हम अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग सीखेंगे, अच्छी भाषा को बोलना सीखेंगे, अच्छी ज्ञान की बातों को प्राप्त करेंगे, अर्जित करेंगे। तो उन पुस्तकों में लिखे नए शब्दों के अर्थों एवं प्रयोगों को सीखें, लिखने व बोलने की शैली सीखें, और उसके साथ भाषा के समुचित शब्द सीखें और समुचित शब्दों के साथ बोलने और लिखने की शैली का भी प्रयोग सीखें। क्योंकि अगर बोलने और लिखने की शैली का ज्ञान हमें नहीं है तो फिर इसका मतलब हमें भाषा का ज्ञान नहीं है। भाषा के ज्ञान के लिए छोटी छोटी बातों को पर ध्यान दें, छोटे छोटे शब्दों को सुधारें, छोटे छोटे शब्दों के उच्चारण को उचित बनाएं, और जिस उच्चारण के माध्यम से उन शब्दों को हम एक अच्छा रूप दे सकते हैं और उससे हमारी भाषा और भी प्रबुद्ध और भी मजबूत होती चली जाएगी। अगला घा पॉइंट, वाक्य प्रयोग करते समय इस छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखें कि संज्ञा के लिए एक उपयुक्त विशेषण और प्रत्येक क्रिया के लिए एक सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो। और ये भी ध्यान रखें कि संज्ञा के लिए विशेषण, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो ठीक उसी प्रकार क्रिया के लिए एक सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग करें, जिस क्रिया विशेषण के माध्यम से उस वाक्य की सुंदरता बढ़ेगी और आपके मुख से निकले हुए शब्दों की सुंदरता भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भाषा भाषी माना जाएगा। विराम चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर हो। ये भी नहीं कि कहानी लिखना शुरू कर दिए और अंत तक चले गए, कहीं पर रुकना ही नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि विराम चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर करें। लिखते और बोलते समय भी इस बात का ध्यान रखें।
मतलब ये भी ध्यान रखें कि जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो अगर शब्दों का उच्चारण उचित नहीं है तो हमारे लिखे हुए शब्दों का महत्व बोले हुए शब्दों का उतना महत्व नहीं होगा। तो इसलिए उच्चारण पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। फिर मुहावरे, लोकोक्तियों, बिंबों आदि का प्रयोग करना सीखें। यानी कि जैसे बड़ी बड़ी बातों को इतना लंबा ना कह करके मुहावरे के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए मुहावरे और जो कहावतें हैं और जो बिंब हैं, जो एक चिन्ह है, एक प्रकार का जिस उदाहरण के माध्यम से उस चीज़ को समझाया जा सकता है, उन चीज़ों को बोलना सीखें, उनको लिखना सीखें और उसके माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना सीखें। फिर अगला है, अंतिम बिंदु है कि जिस भाषा में हम अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, हमें उसके व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब हम जिस भाषा में अपने ज्ञान को अधिकांशता ज़्यादा करना चाहते हैं, उस भाषा पर हमें पकड़ बनानी चाहिए। और उस पकड़ को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले व्याकरण सीखनी होगी, क्योंकि व्याकरण किसी भाषा को उचित बोलना, उचित लिखना, उचित सुनना, समझना आदि सब चीज़ें सिखाती है। और कुछ बात थोड़ी सी और बात करेंगे। हम सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भाषा परिवर्तनशील होती है। जो भाषा है वो बदलती रहती, परिवर्तनशील होती है। किसी भाषा में नित नए शब्दों, वाक्यों का आगमन होता रहता है और नित नए शब्द बनते रहते हैं। और उस नित नए शब्दों के आगमन से पुराने शब्द टूटते और मिटते रहते हैं। किसी शब्द या वाक्य को पकड़े रहना कि यह ऐसा ही प्रयोग होता आया है और आगे भी ऐसा रहेगा, ऐसा उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द टूटते रहते हैं और नवीन शब्दों का निर्माण होता रहता है। इसलिए भाषा पर पकड़ बनाए रखने के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। आज की वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।